हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की क्लास में आज हम उद्देशिका से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज आपको ये भरना है कब हुआ था को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तब भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन के 1976 के तहत उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसमें सही हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। जिसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला है आपको विचार करना है समाजवादी सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम से लगाना है आपको। तो इसमें सही हो जाएगा सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता 1 और 2। ये क्वेश्चन 2025 पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ये भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन में बंधुत्व, समानता, संप्रभु और अखंडता। अखंडता नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जिसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। अगला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
दिए गए कोड के साथ आपको बताना कौन सा सही है। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही हो जाएगा। अगला है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। इसमें समाजवादी, विश्वसनीय और गैर धार्मिक, ये शब्द शामिल नहीं है। अगला है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये है 42वां संविधान संशोधन। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द शामिल नहीं था, 1, 2 और 3। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है कथन और कार्य वाले क्वेश्चन। कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कारण है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित किया गया। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। अगला है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में है। अगला है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन में संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसमें संघी जो दिया है वो ये नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। अगला है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ऑप्शन में है, देखिए पहला है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये सही हो जाएगा। दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है अवसर की समानता, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भातृत्व। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन में विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो न्याय जो है वो 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है। अगला है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो आर्थिक न्याय का जो
उपबंध है वो उद्देशिका में है और राज्य के नीति निदेशक तक दोनों में है। उद्देशिका और डीपीएसपी दोनों में है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये गलत हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा यह शब्द 1985 के संशोधन द्वारा, ये गलत हो जाएगा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ये कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। तो जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। अगला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कथन है। अगला है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये वीरूबारी केस में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग है। अगला है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो ये सबसे पहले किया था केशवानंद भारती वाद में। अगला है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये हुआ था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सबसे पहले केशवानंद भारती केस में, उसके बाद और भी केसेस हैं जिसमें बम्बई केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए उसकी व्याख्या जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना प्रतिबिंबित करती है। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संविधान में दिया गया आमुख, पहला है न्यायालय में लागू नहीं होता, दूसरा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायक है। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए ये सभी सही हैं। अगला है निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने उद्देशिका से संबंधित 50 क्वेश्चन जो भी घटना चक्र है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब अगली क्लास में हम शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।